नमस्कार। मैं आप सभी का मेरी इस ऑडियो बुक सीरीज में स्वागत करता हूँ। इस श्रृंखला में बयां की गई हर एक कहानी किसी की जुबानी है, किसी की आप बीती है, जिनमें से अधिकांश लोगों को समाज ने स्वीकृत नहीं किया या उन्हें नकार दिया। लेकिन माय ऑडियो बुक की रिसर्च टीम ने कड़ी मेहनत के बाद उन लोगों को ढूंढ निकाला और उनसे उनकी कहानी जानी। इस श्रृंखला में पात्र और जगहों के नाम गोपनीयता बनाए रखने के लिए बदल दिए गए हैं। इस श्रृंखला में मैं आपको सबसे पहले जो कहानी पेश करने जा रहा हूँ उसका नाम है होटल ग्रैंड लाइफ। ये कहानी का मुख्य किरदार कोई होटल नहीं, लेकिन इस होटल के बिना ये कहानी अधूरी है। आइए शुरू करते हैं। एपिसोड 1, मुंशी काका। आरव एक NRI जो पैदा तो भारत में हुआ, लेकिन पला बड़ा और कामयाबी ऑस्ट्रेलिया में हासिल करी। शुरू से विदेशी रहे आरव के दिल में अपने देश के लिए एक खास प्यार था, जो एक दिन अपनी हद पे पहुंचा और आरव ने फैसला किया कि वो अब वापस अपने वतन लौट आएगा और वहीं काम करेगा। कुछ ही दिनों बाद वो अपनी बीवी साध्वी और 8 साल के बच्चे ऋषि के साथ भारत लौट आया। भारत पहुंचते ही एयरपोर्ट पर वो तीनों टैक्सी का इंतजार करने लगे। तभी अचानक से आरव का 8 साल का बेटा ऋषि भाग के कहीं गया और अपने हाथों में मिट्टी भर के वापस से अपने मम्मी पापा के पास आया। फिर उस बच्चे ने उस मिट्टी को अपने माथे पे लगाया और अपने मम्मी डैडी के सामने उसी मुट्ठी को बढ़ाया। देश की मिट्टी को अपने और अपने बीवी बच्चे के माथे से लगा के आरव खुशी खुशी आगे बढ़ने लगा। थोड़ी ही देर में बस आई और फिर वो तीनों बैठ के अपने पुश्तैनी गांव आ पहुंचे। ये वही गांव था जहां आरव का जन्म हुआ था। लेकिन आरव और साध्वी ने जैसे ही उस गांव में अपना पहला कदम रखा, थोड़ी ही देर में उन दोनों को एक अजीब सी खामोशी का एहसास होने लगा। एक मनहूसियत, जैसे मानो बेसब्री से उनका इंतजार कर रही थी। आरव को भी एहसास तो था, लेकिन अपने पुश्तैनी गांव में आने की खुशी में उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वे तीनों पैदल पैदल ही अपने घर की ओर बढ़ने लगे। तभी अचानक से साध्वी के सामने एक लंबे बिखरे बालों में भिखारी आ जाता है, जिसे देख साध्वी डर जाती है और अपने हाथों में ऋषि को पकड़ के आरव के सीने से लग जाती है। वो आदमी सर झुकाए अपनी लाल आंखों से साध्वी को घूरे जा रहा था। वो कुछ कहता नहीं, मगर उसकी आंखें जैसे बहुत कुछ कह रही थी। आरव भी उसके इस अंदाज से सहमा, लेकिन फिर हिम्मत करके बोल उठा। क्या हुआ? वो आदमी कोई जवाब नहीं देता और अपना घूरना जारी रखता। आरव उसे कोई पागल समझ के साध्वी और ऋषि को लेके उसके बाजू से गुजर जाता है। थोड़ी दूर पैदल चल के यहाँ वहां से पता पूछ के आरव आखिरकार अपने पुश्तैनी घर आ पहुंचा। उसने अपने आने की इत्तला पहले से ही पड़ोस के मुंशी काका को दे दी थी। मुंशी काका से मिलते ही आरव साध्वी ने उन्हें नमस्ते करा। बूढ़े मुंशी काका ने भी उनकी ओर अपने आशीर्वाद का हाथ बढ़ाया, मगर उनकी आंखों में भी एक अलग सी बेचैनी साफ साफ दिख रही थी। आरव ने पूछा, काका क्या हुआ? आप अचानक से उदास क्यों हो गए? हमें देखकर खुश नहीं हुए? मुंशी काका जवाब देने की जगह आरव के पुश्तैनी घर की चाबी साध्वी के हाथ में थमा देते हैं और आरव को अपने साथ बाजू में चलने का इशारा करते हैं। आरव को पहले कुछ समझ नहीं आता, फिर भी वो साध्वी से ऋषि को लेकर घर के अंदर जाने के लिए कहता है और वो दोनों वहां से घर में चले जाते हैं। क्या हुआ काका? आरव पूछता है। बेटा, तेरी माँ और तेरे पिता सिंह साहब ठीक है? और तेरे चाचू, वो ठीक है? काका, ऑस्ट्रेलिया जाने के 1 महीने बाद ही मॉम डैड कार एक्सीडेंट में चल बसे। फिर मेरे स्कूल कंप्लीट करते ही चाचू भी दिल का दौरा पड़ने से चल बसे। बस उसी के बाद कॉलेज में ही मुझे साध्वी मिल गई और अब बस वो ही मेरी लाइफ का सहारा है। मुंशी काका का चिंता करता चेहरा अब खौफ का भाव दर्शा रहा था। वो कांपती आवाज में बोले,
बेटा, तुझे सिंह साहब के यहाँ से जाने की असली वजह पता है ना? हाँ काका, पापा को ऑस्ट्रेलिया में नौकरी मिली थी। मुंशी काका ने आरव को बीच में ही रोक के कहा, नहीं आरव, बात दरअसल ये है कि तुम्हारे माँ बाप ने ये जगह उसके कारण छोड़ी थी। उसके किसके? उसके, हम यहाँ उसका नाम नहीं लेते, वो चुड़ैल थी। उसने तुम्हारे घर को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। घर में अपशगुन पे अपशगुन हो रहे थे। फिर एक दिन तुम्हारे दादा की मौत के बाद तुम्हारे माँ बाप ने हवन तंत्र करा के इस घर को बंद करा दिया और तुम्हें लेके विदेश चले गए। मैं नहीं चाहता था कि तुम यहाँ आओ, पर अगर तुम आ ही गए हो तो ये लो ताबीज़, इसे अपने मंदिर में रखना। ये तुम्हारे पिताजी मुझे दे के गए थे, जिससे मेरे घर की उस चुड़ैल से रक्षा हो। तुम यहाँ क्यों आए आरव, क्यों? मैंने तुम्हारे आने की खबर सुन के ही तुम्हारे घर की साफ सफाई करा दी है। जिसने तुम्हारे घर की सफाई की है वो 3 दिन से काम पे नहीं लौटा है। अजीब अजीब सी बातें करने लगा है। बस इतना ही बोलूँगा, अपना और अपने अपनों का ध्यान रखना आरव। पर मुंशी काका बिना कुछ सुने ही अपने घर की ओर चल दिए। आरव उनको आवाज लगाता मगर वो सुनते नहीं। विदेशी सभ्यता में पले बड़े आरव ने मुंशी की बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लिया और वो अपने घर की ओर दोबारा उसी उमंग और उत्साह से लौट चला। आरव, घर तो बड़ा ही अच्छा है, सफाई भी हो चुकी है। तुम जब तक बाहर मुंशी काका से बात कर रहे थे, मैंने यहाँ बहुत कुछ जमा दिया है। ये कहते ही साध्वी आरव के पास आते ही देखती है कि आरव चिंतित लग रहा है। उससे उसके चिंता की वजह पूछने पर वो बात टाल देता है और साध्वी के साथ अपने घर के टूर पे निकल पड़ता है। साध्वी वहीं पास खेल रहे अपने बेटे ऋषि को साथ लेती है और वह तीनों आगे बढ़ते हैं। ये घर पुराने जमाने के बने हुए घर जैसा था। नीला बिन पुट्टी वाला पेंट, उस पे पुराने वक्त का फर्नीचर और उसी वक्त का आर्किटेक्चर। घर में अंधेरा ज़्यादा रहता था। सिर्फ किचन के सिंक के पास ही सूरज की रोशनी छत के डक्ट की वजह से पहुंच पाती थी, वरना तो पूरे घर में लाइट बल्ब का चालू होना ज़रूरी रहता था। थोड़ा आगे चलने पर आरव को दीवारों पर उसके पुरखों की बड़ी बड़ी पेंटिंग्स नज़र आई। सबसे पहले की पेंटिंग को देख आरव साध्वी और ऋषि को बताता है कि ये उसकी दादी है, जो उसके पैदा होने के 6 साल पहले ही चल बसी थी। फिर अगली पेंटिंग की ओर इशारा करके आरव बताता है कि ये उसके दादा हैं, जिनकी इसी घर में डेथ हुई थी। उसी के बाद पापा और चाचा पूरे परिवार के साथ यहाँ से चले गए थे। उसके आगे आरव अपने पापा की पेंटिंग को देखता है और थोड़ी देर उसे निहार के उस पे प्यार से हाथ रखने की कोशिश करता है, और जैसे ही वह हाथ रखता है वैसे ही अचानक से सरसर करती एक छिपकली पेंटिंग के पीछे से गुजरती है और आरव के कंधे पे जा गिरती है। ये देख साध्वी और ऋषि डर जाते हैं, पर आरव कहता है, क्यों डर रहे हो, एक छिपकली ही तो है। साध्वी जवाब में कहती है, नहीं आरव, मम्मा पापा कहते थे कि छिपकली का बदन पे गिरना अच्छा शगुन नहीं होता। आरव हंस के साध्वी के पास जाकर उसे और ऋषि को अपने गले लगा लेता है। फिर रात होती है। ऋषि आरव के बचपन के रूम में, वहीं आरव और साध्वी आरव के माँ बाप के रूम में सो जाते हैं। आधी रात का वक्त है। उनके रूम में खामोशी और नींद की बेहोशी छाई हुई है। तभी इस बेहोशी में होश की ओर खींचती एक आवाज सुनाई पड़ती है। ऐसा लग रहा है कि पायल छनकाते कोई कदम साध्वी और आरव के रूम की ओर बढ़ रहे हैं। छम 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 वो आवाज तेज होते जा रही है, मानो वो कदम अब बस उनके कमरे के दरवाजे पर पहुंचने ही वाले हो। वो कदमों की आवाज सुनकर साध्वी जाग जाती है और मानो अपनी सांसें रोक के अपने बंद दरवाजे को एकटक देखते जाती है। अब वो कदम मानो दरवाजे के ठीक पास पहुंच के रुक जाते हैं और फिर से खामोशी छा जाती है। साध्वी खौफ में होती है, मगर फिर भी दबे सुर से आवाज लगाती है, कौन है? जवाब में कोई आवाज नहीं आती। तभी साध्वी गेट को अभी भी देखते हुए दूसरे करवट सोए आरव के कंधे पे हाथ रख उसे जगाते हुए कहती है, आरव देखो ना, कौन है? आरव पलटता है और फिर साध्वी उसकी तरफ देखती है
और पाती है कि आरव की जगह एक लाल साड़ी पहनी हुई सुहागन उसके पास लेटी हुई उसे देख के शैतानी हंसी हंस रही है। साध्वी ये भयानक दृश्य देखकर डर जाती है और चीखती है। फिर वो औरत उसकी दोनों बाजुएं पकड़ लेती है और उसका नाम पुकारती है। साध्वी, 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 साध्वी उठो, मैं आरव। साध्वी की आंखें खुलती है। सुबह हो गई थी और वो एक भयानक सपना देख रही थी। साध्वी आरव को कस के गले लगा लेती है और रोने लगती है। आरव उसे चुप कराने की कोशिश करता है। तभी बाहर से चीखने की आवाज़ आती है। साध्वी और आरव दोनों इस चीख की आवाज़ को सुन के एकटक एक दूसरे को देखने लगते हैं और भागकर गेट के बाहर पता लगाने जाते हैं कि आवाज़ किसकी थी। वो दोनों गेट खोलते हैं और पाते हैं कि घर के पास लगे उस बरगद के पेड़ की डाली पर मुंशी काका की लाश लटक रही थी। साध्वी ये दृश्य देखकर ही बेहोश हो जाती है और आरव के पैरों के नीचे से तो मानो ज़मीन ही खिसक जाती है। मुंशी काका की मौत हो चुकी थी। तभी आरव की नज़र अचानक से अपने जेब में रखे उस ताबीज़ पे जाती है। आरव उस ताबीज़ को देखता है और मुंशी काका को देखता है। उसे लगता है कि इस ताबीज़ को आरव को देने के बाद ही मुंशी काका की मौत। उसके अंदर अब मुंशी काका की बातों का यकीन पैदा होने लगता है। Shelf, see,